अभी मिल्क का एक प्रॉब्लम है कि मिल्क 5% से 10% ही बढ़ता है। अगर वो बुल की माँ में 20-22 लीटर दूध देने की क्षमता होगी और उसने पूरे 10% भी उसमें दूध बढ़ाने का वो दिया अगले प्रोजनी में, तो भी अपना जो हर्ड है उसमें सिर्फ 2 लीटर का बड़ा इजाफा होने वाला है। कि हमारे यहाँ की हर एक हीफर 30 महीने 32 महीने के पहले जन जाती है। और कितना फर्स्ट टाइम में कितना मिल्क जाता है? अभी हमारा लैक्टेशन यील्ड 2600 से 3000 लीटर के बीच में आता है। अच्छा, एवरेज आता है, जो कि मेरे हिसाब से इनफ है। अभी मेरे पास 2 हीफर्स है जो एक बार भी जनी नहीं है खुद, वो दोनों के मेरे पास 20-20 ये है। अच्छा, उसको देख लेते हैं। तो वो क्या है कि वो उसने मेरे जेनेटिक्स में कोई चेंज नहीं किया है, मगर उसने मुझे मेरा टाइम बचाया। अभी ये दोनों हीफर्स है, ये और ये ना, अभी इसमें जो गिर ब्रीड के जो कैरेक्टर्स है वो 100 पूरे भरे पड़े हुए हैं। अच्छा, इनकी माँ मेरे पास है, इनके जो पिता है वो भावनगर से है। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज मैं पुणे शहर में हूं और मेरे साथ हैं मशहूर गिर ब्रीडर रवि सहस्त्रबुद्धे जी। और गुजरात के बाहर अगर गिर को कामयाब बनाया है और एक प्योर ब्लड लाइन पर जो काम किया है वो रवि सहस्त्रबुद्धे साहब ने किया है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है माटी इंडिया पर। बहुत समय से आपसे मिलने की इच्छा थी और ये जानना चाहते थे कि बहुत खुशी है आप यहाँ पधारे, आपने समय निकाल के हमारे लिए आप यहाँ आए। और ये आपसे मिलने की ख्वाहिश मेरी ही थी, नहीं थी मतलब जितने लोग स्मार्ट इंडिया परिवार से जुड़े हैं उन लोगों के बार बार मैसेज आते थे, मेल आते थे कि आपसे एक बार ज़रूर मिलाइए। क्योंकि हमने कोशिश की है कि इतने पिछले कुछ वर्षों में गुजरात में या हरियाणा में, राजस्थान में जो अच्छा काम करते हैं देश में उनसे मिला सके। सही है। महाराष्ट्र में आपसे आप मिलना थोड़ा कुछ नहीं हो मैं ऐसा समझता था कि मैं कुछ करूं आपके सामने आने के पहले। नहीं आपको प्रेजेंट तो कर सकता हूं। आप अभी थोड़ी ना कर रहे हैं, आप तो वर्षों से कर रहे हैं। तो ये गिर पर शुरुआत कैसे हुई? इससे पहले परिवार कहाँ से जुड़ा था? हम पहले से किसानी हैं जी और डेयरी फार्मिंग खेती के लिए पूरक व्यवसाय जी इस हिसाब से मेरे पिताजी ने 1976 में जी नॉर्मल अपना क्रॉस ब्रीड लेके फार्मिंग चालू किया था, जी डेयरी फार्मिंग। तब हमारे यहाँ से कैडबरी का फैक्ट्री इंदौरी में नज़दीक है, जी तो वो वहाँ दूध रिक्वायरमेंट थी तो हमारा दूध कैडबरी में जाता था। मगर हमने वो पिताजी ने बहुत सालों तक चालू रखा, फिर वो लेबर प्रॉब्लम, फिर अगेन वो प्रॉफिटेबिलिटी का इशू कि दूध तो जा रहा है 200-300 लीटर मगर पैसे कितने मिल रहे हैं। तो ये चक्कर में लेबर का प्रॉब्लम बढ़ते गया, हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन भी बढ़ते जा रहा है। तो हमने एक टाइम पे वो एक कठिन निर्णय ले लिया और हम रुक गए। फिर ये डेयरी फार्मिंग और डेयरी इंडस्ट्री, मिल्क प्रोसेसिंग बहुत करीब से देखा था। तो एक फिक्स था कि हमें हमारे बच्चों को हमारे घर का खिलाना दूध देना है, पैकेट का दूध नहीं पिलाना है। तो फिर स्टार्ट हुआ। फिर वैसे भी दूध कमर्शियल एंगल नहीं था, तो घर के लिए 2-4 गाय लेंगे। फिर मैंने अपने महाराष्ट्र की देवनी ब्रीड से स्टार्ट किया, मगर 1-2 बार ऐसा हुआ कि बहुत ही दूध कम पड़ा, मतलब गेस्ट आए तो उनको दूध बाहर से ला के चाय पिलानी पड़ी। अच्छा, तो फिर हमने फिर से सोचा कि डुअल पर्पस ब्रीड से हम मिल्ची ब्रीड की तरफ मुड़ते हैं, जो भारत की मिल्ची ब्रीड है। एनडीडीबी के हिसाब से 50 ब्रीड्स है इंडिया में, उसमें से 5 मिल्ची ब्रीड्स है। तो हमारी भौगोलिक परिस्थिति और हमारी भौगोलिक रचना से जो भी सबसे नज़दीक था वो गिर ब्रीड था, तो हमने उसने सिलेक्ट किया। और पहले से भी हमारे यहाँ गिर आता जाता था। तो फिर गिर मैंने लाया, 1-2 गाय लाई। फिर बाद में एक सदग्रस्त आए थे, वो बोले ये प्योर गिर नहीं है, आप इसको काठियावाड़ बोल सकते हो या देसी बोल सकते हो, मगर ये प्योर नहीं है। तो मैंने फिर प्योर ब्रीड का वो मेरा वो हो गया। तो प्योर की बात आपने की, आपकी नज़र में प्योर का पैमाना क्या है? ये प्योर इज वेरी वेल डिफाइंड, बहुत सारी किताबों में लिखा है। जेबू कैटल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान करके एक किताब है, 1954 में पब्लिश हुआ है। अभी उसका PDF हर एक को अवेलेबल है ऑनलाइन। मैंने पढ़ी है वो किताब।
तो उसमें उन्होंने ब्रीड डिफाइन किए जी। हैं, इंडिया के ब्रीड डिफाइन किए हैं। जी। तो उसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कहा है उसमें लिखा है कि उसको एक बल्ज फोरहेड चाहिए, जो इन गायों में है, यो आपको दिख सकता देख है। सकते हैं। हाँ। उसके ड्रूपिंग आइज चाहिए, उसका हेड फोरहेड का स्कल इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आंखों को भी थोड़ा ढके, हाँ। तो ये दिखता है। उसके ईयर्स पेंडुलस होते हैं, हाँ। हाफ क्लोज होते हैं लीफ के जैसे, आगे जाके वो उसका एक नीचे जाके बेंड होते हैं जिसको जे हुक के जैसा आता है। इसमें कलर का एक कुछ तो पैमाना दिया है कि कौन से कलर होने चाहिए। इसमें एक लाइट कलर का पैच हर एक गिर में आता है, ऑफ बीट पैच आता है। तो ये जो पैरामीटर्स है, मतलब ये फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स है। हमारे यहाँ ऐसा टूल नहीं था तभी कि जेनेटिक टेस्टिंग हो। अभी एनडीडीबी के पास वो डेटा है कि वो जेनेटिकली टेस्ट करके आपको बता सकते हैं कि इसमें कितना प्यूरिटी है। मगर मैंने जब स्टार्ट किया तब वैसा नहीं था। तो फिर जेनेटिक प्यूरिटी और जेनेटिक जो भी पोटेंशियल है उसका रिफ्लेक्शन बोले तो वो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स में आता है। फिनोटिपिक मतलब जो फिजिकली अपने को कैरेक्टर्स दिखते हैं। तो फिर जेनेटिक का टेस्ट नहीं है, तो फिर फिनोटिपिकली जितना अपन ब्रीड के क्लोज जा सके वो हमने प्रयास किया। कि जो भी डिफाइंड है उसके हम जितना क्लोज जाएंगे तो उतना प्योरिटी अपने को एनहांस दिखेगा। तो आपकी नज़र में गिर का जो एक्चुअल कलर की बात छिड़ी है, तो कलर के कितने पैटर्न हैं? क्या गिर में कितने कलर हैं? अभी सबसे ब्यूटीफुल गिर जो है अनडाउटेडली वो भावनगर का गिर है। ब्यूटीफुल काबरी। इसमें रेड भी गिर है जो जूनागढ़ के महाराज साहब को पसंद आया था और उन्होंने रेड पे काम किया था। मगर वो पुराने किताबों में ये दो कलर बहुत प्रोमिनेंट है कि डार्क रेड मरून के आसपास एक वाइट कलर आता है लिलीडी विद नॉट ब्लैक विद ब्राउन पैचेस, और एक आता है ये भावनगर का काबरा कलर। तो 3 कलर है मतलब ये प्रोमिनेंट है। अच्छा। और वो किताब के हिसाब से भी ऐसा ही है कि इसमें जो फुल कलर बोलते हैं ना जिसको कपिला बोलते हैं, तो उसमें रेड कपिला ये अलाउड है। फुल वाइट और फुल ब्लैक वो बोलते हैं कि इसमें कुछ तो ब्लड बाहर का मिक्स हो सकता है। तो मतलब एक जो फुल कलर रहता है वो रेड डार्क रेड में मान्य है इस ब्रीड में। तो एक स्वर्ण कपिला एक लोग आजकल कहते हैं, बट वो क्या चीज़ है? उसको लेकर दो अलग अलग राय। मैं कई लोगों से बात करता हूँ तो कुछ जो नामी लोग, नाम नहीं लेना, लेकिन कुछ नामी लोग हैं तो वो कहते हैं कि ये एक प्रकार है गिर का, लेकिन कुछ कहते हैं बापू का, जैसे मैं चर्चा करता हूं, बापू कहते हैं कि ये डिसऑर्डर है। नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ इसमें कमेंट करने में, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी गूगल पे भी इसका मिल जाएगा। जी, मिलता बहुत कुछ है, इसलिए मैं आपकी नज़र में आपका क्या ये अल्बिनो डेफिशिएंट रहता है। हाँ। इसको कोड बोलते हैं हम मराठी में। अच्छा। हम इससे दूर रहे तो अच्छा है। अच्छा। अनडिजायर्ड क्वालिटी है, जेनेटिक डिफेक्ट है, जेनेटिकल डिफेक्ट है। तो वो गूगल में भी आप सर्च करोगे तो आपको दिखेगा। जो भी हमारे बुजुर्ग लोग थे वो जो भी 5 ब्लैक जो हर एक कैटल में, वो गिर हो किसी कैटल में हो, तो उसमें नोस्ट्रिल्स ब्लैक होने चाहिए, निरन ब्लैक होना चाहिए, हूफ्स ब्लैक होने चाहिए, आई लिड्स ब्लैक होने चाहिए, और पूंछ का जो लास्ट का जो बाल रहते हैं वो ब्लैक होने चाहिए। ये 5 ब्लैक फॉर एनी कैटल वर डिजायर्ड क्वालिटीज। अच्छा। ये वो अल्बिनो अभी पता नहीं कौन किस एंगल से कैसे आगे लेके जा रहा है, मगर इसको अगर साइंटिफिक अप्रोच ले तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। अच्छा, आपकी नज़र में ब्रीडिंग मतलब क्या है? मतलब ब्रीडिंग बहुत सारे लोग आजकल बात करते हैं मैं ब्रीडर हूँ, 1 साल में भी जो काम करते हो कहता है कि मैं ब्रीडर हूँ। आपकी नज़र में ब्रीडिंग क्या है? ये खाली फिली ब्रीडर को बहुत बड़ा किया है। जी, इसीलिए ऐसा कुछ है नहीं। आपकी नज़र से देखो, हर एक गोपालक जो भी गोपालन करता है उसको हर एक की ख्वाहिश रहती है कि हमारे यहाँ हमारी गाय ने साल में 14 महीने में 12 महीने में एक ब्याज देना चाहिए। यह हर एक गोपालक की ख्वाहिश रहती है। इसका मतलब क्या है कि वो गाय, वो गोपालक उसको ब्रीड करवाता है, वो गाभिन होनी चाहिए तभी डिलीवरी होगी। अभी मेरा ऐसा कहना है कि अगर हम कॉन्शियसली बुल सिलेक्ट करते हैं उस टाइम तो बस है, हमें को डिजायर्ड रिजल्ट्स आने हैं आगे जाके। मगर हम तभी कॉन्शियसली नहीं करते तो इसके वजह से इंप्रूवमेंट नहीं होती। सिंपल सी बात है कि ब्रीडर ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास अगर मेरे पास 2 गाय है तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि वो गाय में अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना है, फॉर एग्जाम्पल उसका दूध बढ़ाना है, उसका और रेशियल कैरेक्टर्स, ब्रीड कैरेक्टर्स बढ़ाने हैं, या उसका अडर का कन्फर्मेशन थोड़ा और बेटर करना है, हूफ में कुछ करेक्शन है, या कुछ भी करेक्शन है जो मुझे लगता है कि ये इम्प्रूव होने चाहिए, तो मुझे इतना ही देखना है कि मैं ऐसा बुल इंट्रोड्यूस करूं
जो कि ये कैरेक्टर्स जो मुझे चाहिए वो प्रोमिनेंटली उसके प्रोजनी में देता है। तो आपके यहाँ कोई ऐसा बुल है जो आपने किया है ये? अभी मैंने जो बुल मैंने वो खुद जब पेट में था तब खरीदा था। हाँ। वो बुल को मैंने यहाँ प्रूवन होने के लिए रखा। हाँ। और मैंने जिस कैरेक्टर्स की वजह से उसको लिया था, हाँ। अभी मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रदीप सिंह बापू का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये बुल दिया। अच्छा, वो सामने है, हाँ, उसने वो सारे कैरेक्टर्स डिलीवर किए हैं। वहीं पर जाके एक बार थोड़ा सा उस पर बात करते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग पर बात समझनी बड़ी ज़रूरी है। तो वो क्या पैरामीटर थे? ये वही बुल है? हाँ, ये वही बुल है जी। इसका नाम पशुपति है। पशुपति। अभी ये 4.5-5 साल का है। अच्छा। इसकी माँ भाविका है। हाँ। जो भावनगर में है। हाँ। इसकी माँ को 25 से 26 लीटर दूध है दिन का। हाँ। अभी जब मैंने इसको लिया था तब मेरी सोच थी कि मुझे गिर में अडर करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी या मुझे वो करना है, या मेरी सोच उस तरफ थी। तो इसकी माँ का अडर कन्फर्मेशन, बॉडी कन्फर्मेशन देख के मैंने बापूजी से रिक्वेस्ट की कि आप इसको मेल हुआ बछड़ी को ये तो आप देंगे क्या? तो ये लकीली मेल हुआ और उन्होंने मुझे दिया। अभी इसके मेरे पास 6, 7, 8 बछड़ियाँ हैं। अच्छा। और मैंने वो बछड़ियों को बड़ा होके उनको जनने तक इंतज़ार किया है। अच्छा। इतना टाइम इसका मैंने अभी यहाँ पे इसको रखा है कि मुझे देखना था ये क्या कैरेक्टर्स स्ट्रांगली देता है उसके बच्चों में। तो बच्चे कितने टाइम के हो गए? अभी बच्चे जन गए 4-5। अच्छा। और उन सभी में अच्छा। हूफ कन्फर्मेशन, अडर कन्फर्मेशन और मिल्क अच्छा। इसने बहुत ही बेहतरीन दिया है। अच्छा, वो यहाँ है या अंदर है? अभी यहीं पे है बच्चे। अच्छा। आप देख सकते हो कि ये कौन फर्स्ट सी? लैक्टेशन की सब हीफर्स है। अच्छा, ये इनका इसी की है? सब इसी की है। 1, 2, 3। हाँ। वहाँ पे भी है आगे 2, 3। तो अडर इसका कॉम्पैक्ट रहा है? इन सबकी माँ अलग है। अच्छा। सबका आप देखो कि आपको ऐसा लगेगा कि जेरोक्स निकाला है। सबका अडर सेम। हाँ, सबका अडर। तो ये उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो अडर करेक्शन सब में इवन करता है। गाय कौन सी भी हो, मगर सब में उसने अडर एक जैसा दिया। सब ने उसमें बॉडी कन्फर्मेशन अच्छा दिया। अच्छा। तो ये जो है ना कि ये तो साइंस है। हाँ, साइंस है, सिंपल साइंस कि वो उसमें क्या स्ट्रेंथ है, उसके जेनेटिक्स में क्या स्ट्रेंथ है, कि वो क्या डिलीवर करेगा आगे। बेसिकली जो आज से मतलब 30-35 साल पहले ब्राजील ने किया, वो आपने यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। जरूरी भी है। अगर हमें हमारा हर्ड इंप्रूव करना है तो हमें कॉशियस बुल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और आपकी नज़र में जो लाइन ब्रीडिंग है या इन ब्रीडिंग है, इनकी ज़रूरत पड़ती है? मतलब इन ब्रीडिंग की? इन ब्रीडिंग की तो ज़रूरत या इन ब्रीडिंग नहीं करना चाहिए। अच्छा। लाइन ब्रीडिंग एक अलग पार्ट है। हाँ। कि आप वो एक ही कैरेक्टर्स बार बार इंट्रोड्यूस करते हो। आउट ब्रीडिंग अच्छा है, मगर आउट ब्रीडिंग के लिए आप जिस लेवल पे हो उस लेवल को आपको इक्वली गुड कैरेक्टर्स वाला जेनेटिक्स मिलना चाहिए। तो आप आउट ब्रीडिंग कर सकते हो। आउट ब्रीडिंग इज बेस्ट। मगर उसके लिए आपके साथ बाकी 2, 5, 10, 20 लोगों ने अगर अलग ब्लड लाइन्स पे काम किया हो तो आप वो अपलिफ्ट कर सकते हो। मगर अभी गिर में ऐसा है कि डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स लाइन ब्रीडिंग से ज़्यादा ले रहे लोग, क्योंकि अपने यहाँ बहुत ऊपर नीचे है। मतलब भावनगर का ब्लड लाइन एक अलग लेवल पे जाके खड़ा है, भुवनेश्वरी पीठ का एक अलग लेवल पे खड़ा है। तो जिसको जो डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ है कि भाई भावनगर से मैं ये लूँ, भुवनेश्वरी से मैं वो लूँ, या और जसडन दरबार से मैं और कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करूँ, तो उस हिसाब से सबने कोशिश करनी चाहिए कि कुछ तो बनाए। अपना खुद का हार्ड में खुद पहचाने कि क्या खामियां है। आप जब तक वो नेगेटिविटी नहीं ढूंढोगे, नेगेटिविटी भी नहीं, जो नेगेटिव पॉइंट्स है कि भाई इसके हूफ में प्रॉब्लम है, मेरे को हूफ अच्छा देने वाला बुल चाहिए, इसके आर्डर में प्रॉब्लम है, मुझे आर्डर अच्छा देने वाला, इसका थोड़ा दूध इंप्रूव करना है। तो ये सब जब खुद गोपालक स्टडी करेगा तो वो इजीली फास्ट डेवलप होगा। मेरा सिंपल कहना है, जो अपने पास है उसकी प्रोजेनी में एक स्टेप उससे बेटर होना चाहिए। अच्छा, तो आपकी नज़र में नेचुरल ब्रीडिंग बेटर है, सीमन बेटर है, या एक और आप किसी उस गर्भ में किसी और अच्छे उसका बच्चा रख दें? क्या नहीं, ये आप एक समझ लो कि ये टेक्निक्स है। हाँ। इससे जेनेटिक में कोई चेंज नहीं होता है। हाँ। ये टेक्निक है। हाँ। अगर मेरे पास अभी मेरा ये बुल प्रूवन हो गया है और आपकी इच्छा है कि मुझे ये बुल चाहिए और मुझे नहीं देना है, तो आपके पास चांस 4 रहता है कि आप सीमेन ले या उसको नेचुरल सर्विस कराए।
तो अपना ब्रीडिंग फार्म पे वो जनरल प्रैक्टिस रहता है कि बाहर का कोई हम इंट्रोड्यूस नहीं करते, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? तो फिर हम किसी से अनटच क्यों रहे? अगर मुझे एखादा चीज़ चाहिए और उसके लिए वो एक ही चारा ऑप्शन अवेलेबल है, आप ये लेवल पे हो अगर कि आपको कुछ अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं, आपका हर्ड पूरा सेट है, तो आप आपके हिसाब से बुल यूज़ कर सकते हो। अगर वो कैरेक्टर आपके पास नहीं है तो आपको कैसे तो भी वो इंट्रोड्यूस करना है, फिर उसके लिए चारा नहीं है दूसरा कोई। मतलब ये टेक्निक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने एआई किया तो अलग कोई मतलब गिर को सेवल पैदा होगा या ईटी किया तो गाय के बीच में भैंस आ जाएगा, वो नहीं है। ये एक टेक्निक है। अभी हमारे पास जो इलीट 2-3 हीफर्स है जो कि हमें लगता है कि कैरेक्टर वाइज उनके हमें माँ बाप सब पता है कि ये इनको अलग से प्रूव होने की ज़रूरत नहीं, ये वो एक लेवल पे आ गई है, तो फिर हमने उसमें ईटी की भी सहायता ली। अच्छा, हमने ऐसा नहीं है कि उनके लिए वेट करें। अभी एक गाय अगर 10-12 लैक्टेशन दूध देगी या 10-12 लैक्टेशन देगी तो उसमें अगर 5-6 बच्चे होंगे, मतलब मेल 5-6 फीमेल, तो मुझे पूरे उसके लाइफ में 6-7 फीमेल मिलेगी। अभी मेरे पास 2 हीफर्स है जो एक बार भी जनी नहीं है खुद, वो दोनों के मेरे पास 20-20 ये है। अच्छा, उसको देख लेते हैं। तो वो क्या है कि वो उसने मेरे जेनेटिक्स में कोई चेंज नहीं किया है, मगर उसने मुझे मेरा टाइम बचाया। टाइम बचा है कि मैंने ईटी किया तो जो मुझे 12 साल के बाद मिलना था वो मुझे 1 साल में मिला। सही बात। तो इसमें आपकी जो बेस्ट गाय होगी उसका गुण होगा और बेस्ट बुल का, दोनों का गुण उस बच्चे में आया होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि सारे बुल सारे गाय में क्लिक नहीं होते, क्लिक इन द सेंस रिजल्ट जो आपको चाहिए वो नहीं देते जी। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक आधा कॉम्बिनेशन इतना क्लिक कर जाता है कि हमें लगता है कि इतना कैसा डेवलप हुआ। अभी ये दोनों हीफर्स है, ये और ये ना, अभी इसमें जो गिर ब्रीड के जो कैरेक्टर्स है वो 100% पूरे भरे पड़े हुए। अच्छा, इनकी माँ हमारे पास है, इनके जो पिता है वो भावनगर से है, उनका पूरा लीनिएज मालूम है। तो हमने इनके लिए इंतज़ार नहीं किया, हमने इनका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेशन कैसा हो इस पे ध्यान दिया और उसके हमें अच्छे रिजल्ट आए। दोस्तों ब्रीडिंग पर बहुत सारी बातें हैं जो एक एपिसोड में नहीं समा सकती। तो सर ये मुझे बताइए कि इतनी प्योर ब्लड लाइन की गायों को संभालने के लिए यहाँ क्या क्या मेहनत करते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं इनको, क्या एक्स्ट्रा केयर देते हैं जो आम गौपालक नहीं दे पाते? सबसे पहले है कि पानी हम उनको 24/7 अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि वो बेसिक नीड है। हमारे यहाँ की गाय दिन भर बाहर खुली रहती है, रात में हम बांधते हैं मिल्किंग के पहले। हमारे यहाँ 2 टाइम फीडिंग किया जाता है, सुबह हम हरा चारा देते हैं, शाम को हम सूखा चारा देते हैं और 2 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड फीड देते हैं। फीड भी हम हमारे यहाँ खुद बनाते हैं। हम ट्राई करते हैं कि कम से कम केमिकल यूज़ हो, क्योंकि घर में दूध खाना है, दूध की क्वालिटी अच्छी है। हमें बताने भी एक अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ की हर एक हीफर 30 महीने 32 महीने के पहले जन जाती है। और कितना फर्स्ट टाइम में कितना मिल के जाता है? अभी हमारा लैक्टेशन यील्ड 2600 से 3000 लीटर के बीच में आता है। अच्छा, एवरेज आता है, जो कि मेरे हिसाब से इनफ है। क्योंकि ये हमारी देसी गाय जो पीक करेगी वो 4th-5th लैक्टेशन में पीक करेगी, तब तक तो ये इजीली 7, 8, 9, 10 लीटर तक चली जाएगी, तो बहुत हो जाता है दूध। तो ओवरऑल कितनी आपके पास गौवंश है टोटल? अभी मुझे छोटे बड़े मिला के मेरे यहाँ 95-97 कुछ तो है। और मुझे बताने में वो होता है, गर्व लगता है कि 97 गायों में से 90-95% गाय ये मेरे यहाँ पैदा हुई है। अच्छा, मैंने कलेक्ट नहीं की है, मैंने स्टार्टिंग में जो भी जेनेटिक्स मिला वो गुजरात से लाया और उसमें जो भी करना है वो करके, ये सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एआई करके, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके ये सब यूज़ करके मेरे यहाँ खुद की 95% हर्ड मेरा खुद का बना हुआ। अच्छा, जैसे आप तो गुजरात से लेकर आए स्टार्टिंग में, तो क्या कोई बड़ा जिसका विजनरी व्यक्ति हो वो स्टार्टिंग करना चाहे तो आप भी उसकी हेल्प करते हैं? हाँ, कर सकता हूँ मैं। अगर मेरा जो भी मेरा मेहनत से जो भी मेरा टाइम गया, मेरे वजह से अगर किसी का टाइम सेव हो रहा है तो मुझे आनंद है। तो एक मतलब मेरा एक और ज़रूरी सवाल है कि आपकी नज़र में कोई भी इस तरह का हर्ड तैयार होना कि सफलता, जब कहें कि ये सफल हर्ड है, ये किस कंडीशन पर निर्भर करता है कि क्या हो, ये क्या ऐसा प्रोड्यूस करे कि ये सफल एक हर्ड है? अभी ब्रीड के बारे में आप बात करेंगे तो जी, जो एक डेयरी फार्मर को जो भी उसकी प्रिकॉशंस लेनी है
वो तो उसने लेनी है, उसको कोई नहीं है वो। और कम से कम रिस्क ले, रिस्क इन द सेंस आप प्रूवन बुल यूज करें, आप अंदाज से मत जाइए, क्योंकि इसको रिवर्स गियर नहीं है, एक बार बच्चा बाहर आ गया तो अंदर नहीं जा सकता है, तो वो एक पैदा हो गया है। तो आप ऐसा ट्राई करो कि ऐसा पैदा हो जो आपके पास है उससे थोड़ा बेटर हो या बहुत बेटर हो, इससे आपका टाइम बचेगा। जितना आप टाइम सेव करोगे उतना ज़्यादा आपको इसमें कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस यूज़ करके आप अपना हर्ड बना सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बात बनेगी नहीं, 100% बनेगी। आप कॉन्शियस रहना इंपॉर्टेंट है। बेसिक ज़रूरत जो होती है किसी भी गौपालक के लिए मिल्क है, तो मिल्क की सफलता आप क्या कहेंगे कि मिल्क की सफलता कब है? नहीं, मिल्क की सफलता का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिल्क भी एक कैरेक्टर है। हाँ। अगर आप मिल्क के एंगल से ब्रीडिंग कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप जो भी बुल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो मिल्क बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे उसके प्रोजेक्ट में। अभी मिल्क का एक प्रॉब्लम है कि मिल्क 5% से 10% ही बढ़ता है। अगर वो बुल की माँ में 20-22 लीटर दूध देने की क्षमता होगी और उसने पूरे 10% भी उसमें दूध बढ़ाने का वो दिया अगले प्रोजेनी में, तो भी अपना जो हर्ड है उसमें सिर्फ 2 लीटर का बड़ा इजाफा होने वाला है। तो मिल्क जो बढ़ता है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मिल्क ये जो कैरेक्टर है ये छोड़ के ब्रीडिंग करना है। मिल्क का कैरेक्टर रखते हुए बाकी भी जो कैरेक्टर्स है, मतलब ब्रीड कैरेक्टर्स है, हूफ है, अडर कन्फर्मेशन है, ये भी ध्यान में रख के आपको आगे करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर। थैंक यू वेरी मच। आपको गोपाल रत्न पुरस्कार की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। ये मैं आपको आखिर में बधाइयाँ दे रहा हूँ क्योंकि अचानक दिमाग में याद आया कि अच्छा आप उस पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड था उसमें खासकर मैंने ब्रीडिंग पर इनके अनुभव और इन्होंने जो काम किया उस पर मैं रखना चाहता था। बहुत जल्दी आऊँगा दोबारा, तब एक एक गाय पर हर गाय की खूबी आपको बताऊँगा, पूरी डिटेल में दिखाऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आप यहाँ पधारे, मुझे बहुत आपका आभार व्यक्त करना है। धन्यवाद।